जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इतिहास ज्ञान सर्विसेज में। दोस्तों, जिस तरह से हम लोग 11th क्लास का ज्योग्राफी जो पढ़ रहे थे एनसीईआरटी का, उसमें सेकंड चैप्टर पढ़ चुके थे। आज दोस्तों हम लोगों को थर्ड चैप्टर के बारे में पढ़ना है। और थर्ड चैप्टर में दोस्तों हम लोग को पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में मुख्य रूप से जानकारियाँ प्राप्त करनी है। तो आइए देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्या है। ठीक है, दोस्तों बोल रहा है कि पृथ्वी के प्रकृति के बारे में आप किस प्रकार से अनुमान लगाते हैं। क्या आपके अनुमान के अनुसार पृथ्वी क्रिकेट की गेंद की तरह एक ठोस गेंद है? तो आप किस तरह से अनुमान लगाते हैं, इसके बारे में बोल रहा है। या ये खोखली गेंद है, आप इसको किस तरह से देखते हैं, गेंद की तरह गोल देखते हैं या खोखली गेंद की तरह गोल देखते हैं। बोल रहा है जिस पर चट्टानों की मोटी परत अस्टर मंडल है। क्या आपने कभी टेलीविज़न पर ज्वालामुखी उद्गार दिखाते हुए चित्रों को देखा है? तो दोस्तों टेलीविज़न पर आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा ज्वालामुखी उद्गार से कि किस तरह से वहाँ पे चित्र दिखाया जाता है। क्या आपको ज्वालामुखी से निकले हुए गर्म लावा, मिट्टी, धुआं, आग और मैग्मा याद है? तो वो चित्र अगर आप लोग देखे होंगे तो वो ज़रूर याद होगा। और पृथ्वी के आंतरिक भाग का प्रत्यक्ष परमाणु के आधार पर समझा जा सकता है, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में न तो कोई पहुंच सका है और न ही पहुंच सकता है। तो देखिए यहाँ दोस्तों, यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कोई न तो पहुंच सका है और न ही पहुंच सकता है। इसके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो मतलब प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रमाण है, जैसे कि कुछ प्राकृतिक है, ज्वालामुखी के बारे में पढ़ करके हम लोग पृथ्वी की जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद भूकंप के बारे में, फिर इसके अंदर के घनत्व को, दबाव को, तापमान को, ये सारी चीज़ों को पार करके हम लोग पृथ्वी के आंतरिक भाग को अध्ययन कर सकते हैं। और दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से ही, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे कोई ना पहुँच सका है आज तक और नहीं पहुँचना यहाँ पे संभव होगा। ठीक है, संभव नहीं है। ठीक, बोल रहा है पृथ्वी के धरातल पर विन्यास मुख्यतः भूगर्भ के होने वाली प्रक्रियाओं का परिणाम है। बहिर्जात और अंतर्जात प्रक्रियाएं लगातार भूदृश्य की आकार देती रहती है। तो दो प्रकार की जो है प्रक्रियाएं हैं, एक अंतर्जात बल है, एक बहिर्जात है। ठीक है, तो ये दोनों बलों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। बोल रहा है अंतर्जात प्रक्रियाओं के अभाव को अनदेखा कर किसी भी क्षेत्र की भू आकृति की प्रकृति को समझना अधूरा है। अगर इस बलों को छोड़ दिया जाए, अंतर्जात बलों को, और बहिर्जात बलों को अगर नहीं देखा जाए, तो इसकी प्रकृति को समझना, इसकी जो आकृति है उसको समझना अधूरा होगा, नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, आकृतियाँ का निर्माण इस बल के कारण ही होता है। पर अर्थात किसी भी प्रदेश की भू आकृति को समझने के लिए भूगर्भिक क्रियाओं के प्रभाव को जानना आवश्यक है। मानव जीवन मुख्यतः अपनी क्षेत्रीय भूआकृतियों से प्रभावित होता है, इसलिए भूदृश्य के विकास को प्रभावित करने वाले सभी कारकों के विषय में जानना आवश्यक है। यह समझने के लिए कि पृथ्वी में कंपन क्यों होता है या फिर सुनामी लहरें कैसे पैदा होती है, यह जरूरी है कि हमें पृथ्वी की जो है आंतरिक संरचना का ज्ञान होना चाहिए। दोस्तों, जब तक हम लोगों को पृथ्वी की आंतरिक संरचना का ज्ञान नहीं है, तब तक पृथ्वी में कंपन कैसे होता है, यानी कि भूकंप कैसे आता है, सुनामी कैसे आती है, इसके बारे में हम लोग नहीं जान पाएंगे। पर पिछले अध्याय में हम लोग पढ़े थे कि पृथ्वी का निर्माण किस तरह से भूपर्पट, क्रोड और सभी पदार्थ के मतलब परतों के रूप में यहाँ पे विभाजित है। यह भी जानना अत्यंत रोचक है कि वैज्ञानिकों ने कैसे इस परत के संबंध में जानकारी प्राप्त की और प्रत्येक परत की विशेषताओं के बारे में अनुमान लगाया। यह अध्याय इसी विषय से संबंधित है दोस्तों। तो बोल रहा है कि भूगर्भ की जानकारी का साधन क्या है। अगर पृथ्वी की त्रिज्या की हम लोग बात करें, तो इसकी त्रिज्या जो है 6.370 किलोमीटर है। और पृथ्वी की आंतरिक परिस्थितियां कारण यह संभव नहीं है कि कोई पृथ्वी के केंद्र तक पहुंच सके और इसका निरीक्षण कर सके। दोस्तों, वहाँ पे ऐसी परिस्थितियाँ नहीं है कि वहाँ पे जा कर के पहुँच कर पृथ्वी के केंद्र में उसकी निरीक्षण किया जाए और उसका जो है अध्ययन किया जाए। ठीक है, अगर उसकी पृथ्वी की त्रिज्या के बारे में बात करें, तो उसका त्रिज्या जो है 6.370 किलोमीटर है। ठीक है, बोल रहा है कि वहाँ के पदार्थ का कुछ नमूना प्राप्त कर सकते हैं हम लोग। यह चर्च की बात है कि ऐसी परिस्थिति में भी वैज्ञानिक हमें यह बताने में सक्षम हुए हैं कि भूगर्भ की संरचना कैसी है। दोस्तों, वहाँ पे ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि पहुँचना संभव नहीं है, फिर भी हम लोगों को मतलब बहुत आश्चर्य की बात है, बहुत हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि वैज्ञानिक लोग हमको फिर भी बता रहे हैं कि भूगर्भ की संरचना किस तरह से है और इतनी गहराई पर किस प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हमारी अधिकतर जानकारी परोक्ष रूप से प्राप्त अनुमानों पर आधारित है, तथापि इस जानकारी के कुछ भाग प्रत्यक्ष प्रेक्षणों और पदार्थ के विश्लेषण पर भी आधारित है। अब प्रत्यक्ष स्रोत क्या है, देखिए। बोल रहा है पृथ्वी पर सबसे आसानी से उपलब्ध ठोस पदार्थ धरातलीय चट्टानें हैं। सबसे ठोस पदार्थ क्या देख सकते हैं हम लोग, ऊपर से चट्टान देख सकते हैं, अथवा वे चट्टानें जो हम खनन क्षेत्रों से प्राप्त करते हैं, जो खन करके मतलब खनन क्षेत्रों से जो खुदाई वगैरह कर करके जो प्राप्त करते हैं,
दक्षिण अफ्रीका में सोना की खान है जो 3 से 4 किलोमीटर तक क्या है, गहरी है। इससे अधिक गहराई में जा पाना संभव नहीं है, मतलब असंभव है दोस्तों। याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में जो सोना की खान है वो 3 से 4 किलोमीटर तक गहरा है और इससे गहरा दोस्तों जाना संभव नहीं है, क्योंकि उतनी गहराई पर तापमान बहुत अधिक होता है। खनन के अतिरिक्त वैज्ञानिक विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को जानने के लिए प्रपट्टी की गहराई तक छानबीन कर रहे हैं। लोग सोचते हैं कि अंदर तक जाएं, लेकिन जा नहीं पाते, क्योंकि वहाँ पे तापमान दोस्तों धीरे धीरे बढ़ता जाता है और काफ़ी अधिक जो है 3 से 4 किलोमीटर तक जाने के बाद ही बहुत ज़्यादा तापमान हो जाता है और उसके अंदर जाना संभव नहीं हो पाता है। बोल रहा है कि संसार भर में वैज्ञानिक 2 मुख्य परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। और कौन कौन से परियोजना है दोस्तों? ये है गहरे समुद्र में पर्यवेक्षण एक परियोजना है और दूसरा है महासागरीय पर्यवेक्षण परियोजना। ठीक है, एक समुद्र में एक बस समन्वित। आज तक सबसे गहरा अगर पर्यवेक्षण की बात करें तो अटलांटिक में कोला क्षेत्र में आर्कटिक महासागर में एक कोला क्षेत्र है, वहाँ पे 12 किलोमीटर की गहराई तक किया गया है निरीक्षण। इन परियोजना तथा बहुत सी अन्य गहरी खुदाई परियोजना के अंतर्गत विभिन्न गहराई से प्राप्त पदार्थों के विश्लेषण से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंधित असाधारण जानकारी जो है प्राप्त होती है। बोल रहा है ज्वालामुखी उद्गार के बारे में अगर देखें तो ज्वालामुखी उद्गार प्रत्यक्ष जानकारी का एक अन्य स्रोत है। जब कभी भी ज्वालामुखी उद्गार से लावा पृथ्वी पर धरातल पर आती है तो यह प्रयोगशाला अन्वेषण के लिए उपलब्ध होता है। यद्यपि इस बात का निश्चय कर पाना कठिन है कि मैग्मा कितनी गहराई से निकला है। देखिए, मैग्मा कितना गहराई से निकला ये कह पाना कठिन है, संभव नहीं है कि मैग्मा कितना गहराई से निकला है, लेकिन यह तो निश्चित कर पाते हैं ना कि ये प्रयोग तो एक प्रकार का होता है ना कि अंदर कोई ना कोई जो है तरल पदार्थ है तभी ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ जानकारियाँ ज्वालामुखी उद्गार से हम लोगों को मिलती है पृथ्वी के बारे में। अब अप्रत्यक्ष स्रोत के बारे में बोल रहा है पृथ्वी के गुण धर्म के विश्लेषण से पृथ्वी के आंतरिक भाग को अप्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त होती है। खनन क्रिया से हमें पता चलता है कि पृथ्वी के धरातल में गहराई बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, तापमान और द्रव्यमान में वृद्धि होता है। तो दोस्तों अप्रत्यक्ष प्रश्न यही होता है कि जब हम खनन करते हैं तो हम लोगों को पता चलता है, जिस तरह से दक्षिण अफ्रीका में 3 से 4 अगर हम किलोमीटर जाएँ तो उससे ज़्यादा नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे तापमान बहुत ही अधिक है। तो इस सारे खनन प्रक्रिया से हम लोगों को ज्ञान होता है कि पृथ्वी के अंदर जाने पर जो है तापमान और दबाव में क्या होता है, वृद्धि होता है। इतना ही नहीं, हमें यह भी पता चलता है कि गहराई बढ़ने के साथ साथ पदार्थ का घनत्व भी बढ़ता जाता है। तो दोस्तों जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ेगा तो वहाँ पे घनत्व भी बढ़ेगा, तब घनत्व भी बढ़ता जाता है। तापमान, द्रव्यमान व घनत्व के इस परिवर्तन की दर को आंका जा सकता है। पृथ्वी के कुल मोटाई को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने विभिन्न गहराइयों पर पृथ्वी के दबाव, तापमान एवं घनत्व के मान को अनुमानित किया है। प्रत्येक परत के संदर्भ में इस लक्षणों का सविस्तार वर्णन इसी अध्याय में आगे किया जाएगा। तो देखिए किया जाएगा अभी। बोल रहा है पृथ्वी के आंतरिक जानकारी का दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत उसके उल्काएं हैं। उल्कापिंड के द्वारा हम लोग जान सकते हैं, जैसे कभी कभी धरती पर पहुंचती है उल्कापिंड। हालांकि हम यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उल्काओं के विश्लेषण के लिए उपलब्ध पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्राप्त नहीं होते हैं। तो देखिए दोस्तों, उल्कापिंड अलग है। उल्कापिंड वो होता है जो ब्रह्मांड में स्वतंत्र रूप से जो है घूमता रहता है। ठीक है, तो ये इसके आंतरिक भाग से, पृथ्वी के आंतरिक भाग से कोई पहुंचने वाली चीज़ नहीं है उल्कापिंड दोस्तों। ये कभी कभी धरती पर पहुंच जाती है। उल्कापिंड जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्राप्त नहीं किया जाता है। लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब इससे कैसे जानकारी मिलता है, जब ये आंतरिक भाग से प्राप्त नहीं हो रहा है तो इससे कैसे जानकारी मिलेगा। तो ये कह रहा है कि उल्का का प्राप्त पदार्थ जो है, उल्का से जो पदार्थ प्राप्त होता है उसकी संरचना जो पृथ्वी से बिल्कुल मिलती जुलती है। तो दोस्तों देखिए, जब उल्का की संरचना पृथ्वी से मिलती जुलती है, उल्का में जो भी पदार्थ उल्का में है पृथ्वी में भी वो पदार्थ है, तो उसकी जो संरचना है पृथ्वी से मिलती जुलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम उल्का की जानकारी प्राप्त करेंगे पूरी अच्छी तरह तो हमको पृथ्वी के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि हाँ सेम टाइप से उसी तरह से पृथ्वी भी होगा। तो इसी वजह से उल्का के बारे में जान करके हम लोग पृथ्वी की जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। ये उल्काएं वैसे पदार्थ से बने ठोस हैं जिनसे हमारी पृथ्वी बना हुआ है। तो मतलब उसी पदार्थ से उल्का भी बना हुआ है जिस पदार्थ से पृथ्वी बनी हुई है। अतः पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के लिए उल्का का अध्ययन एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है।
ठीक है। बोल रहा है अन्य अप्रत्यक्ष स्रोतों में गुरुत्वाकर्षण हो गया, चुंबकीय बल हो गया, फिर भूकंप संबंधी प्रक्रियाएं हैं। पृथ्वी के धरातल पर भी विभिन्न अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल एक समान नहीं होता है। यह गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक एवं भूमध्य रेखा पर कम होता है। दोस्तों अगर गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा ही भी हम लोग जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल का जो है गुरुत्वाकर्षण बल जो है ध्रुव पर अधिक हो जाएगा और भूमध्य रेखा पर कम हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र से दूरी के कारण पृथ्वी के केंद्र जैसे जैसे दूर जाते हैं गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुव पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम होता है। गुरुत्व का मान पदार्थ के द्रव्यमान के अनुसार भी बदलता रहता है। दोस्तों देखिए द्रव्यमान के अनुसार इसका बदलता है गुरुत्वमान। पृथ्वी के भीतरी भागों में बोल रहा है पृथ्वी के भीतरी पदार्थों में असमान वितरण से इस विभिन्नता को प्रभावित करता है। अलग अलग स्थान पर अलग अलग गुरुत्वाकर्षण भिन्नता अनेक अन्य कारकों को भी क्या करती है, प्रभावित करती है। इन भिन्नता को क्या कहा जाता है, गुरुत्व विसंगति कहा जाता है। गुरुत्व विसंगति हमें भूप्रपट्टी के पदार्थ के द्रव्यमान के वितरण की जानकारी देती है। चुंबकीय सर्वेक्षण भी भूप्रपट्टी के चुंबकीय पदार्थ के वितरण की जानकारी देती है कि जैसे देखिए चुंबकीय सर्वेक्षण कहाँ पे चुंबक होगा, चुंबकीय पदार्थ उसी जगह पे होगा जहाँ पे चुंबक होगा। तो इसकी भी वितरण मतलब विभिन्न तरह से जो वितरण उसकी जानकारियाँ देती है। और भूमंडलीय गतिविधियाँ में पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो अतः हम कुछ विस्तार से इस पर चर्चा करते हैं। आइए भूकंप होता क्या है उसके बारे में पढ़ना है, भूकंप के बारे में यहाँ से, क्योंकि भूकंप भी जो है हमारी पृथ्वी की जो है अध्ययन करने में एक अच्छा रोल निभाता है। ठीक है, आंतरिक संरचना को अध्ययन करने में। बोल रहा है भूकंपीय तरंगों का अध्ययन पृथ्वी की आंतरिक परतों को संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। साधारण भाषा में भूकंप का अर्थ होता है पृथ्वी का कंपन। ठीक है, तो भूकंप क्या होता है, पृथ्वी कंपन करती वही तो भूकंप है। साधारणतः बोल सकते हैं पृथ्वी कंपन करता है, यानी भूकंप आ गया है। बोल रहा है यह एक प्राकृतिक घटना है, यह कोई मतलब आकस्मिक घटना नहीं है, ये कोई सॉरी आकस्मिक तो होगा ही, मानव निर्मित नहीं, एक प्राकृतिक घटना है। ऊर्जा के निकलने के कारण तरंग उत्पन्न होती है जो सभी दिशाओं में फैलकर क्या करती है, भूकंप लाती है। यहाँ पे दोस्तों देखिए एक भूकंप का अभिलेख दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए 3 तरह की तरंग होती है, एक पी तरंग यहाँ पे दे रहा है, एक एस तरंग यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे धरातलीय तरंग दे रहा है। ठीक है, तो ये आयाम है, पहुँचने का समय यहाँ पे है, सब दिया हुआ है। भूकंप का आलेख बोल रहा है पृथ्वी में कंपन होता क्यों है, तो क्यों होता है कंपन अब यहाँ पे जानते हैं। प्रायः बोल रहा है दोस्तों, प्रायः भ्रंश के किनारे किनारे ही ऊर्जा निकलती है। अब आप लोग भ्रंश क्या पढ़े हैं, तो भ्रंश दोस्तों अगर आप लोग 8 क्लास के एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो भ्रंश की जानकारी आपको बहुत अच्छे से होगी। और अगर नहीं पढ़े हैं 8 क्लास के एनसीईआरटी तो जा करके पढ़ लीजिए और भ्रंश के बारे में अच्छी जानकारी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे हम बता देते हैं। भ्रंश एक होता है दोस्तों चट्टानों के बीच का जो भाग होता है ना खाली, वही भ्रंश होता है। ठीक है, तो भ्रंश के किनारे किनारे से ही ऊर्जा निकलती है। भूप्रपट्टी के शैलों में गहन दरारें ही भ्रंश कहलाती है। यही बोल रहा है, देखिए ये बोल दिया भ्रंश क्या होता है। भूप्रपट्टी बोले ना, यहाँ पे मान लिया है चट्टाने को, यहाँ पे चट्टाने पृथ्वी का ये धरातल है, तो इसके बीच का जो मतलब गहरा भाग होता है ना, वही जो दरार पड़ जाता है ना, वही हो जाता है भ्रंश। ठीक है, तो भ्रंश की तरफ द्रव के दोनों तरफ दो शैलें विपरीत दिशा में गति करती है। ऐसे देखिए एक सेल यहाँ पे एक सेल यहाँ पे, तो इधर गति करेगी, इधर गति करेगी, इस तरह से बीच में दरार पड़ जाएगा, तो इसी को तो भ्रंश कहा जाता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि विपरीत दिशा में गति करती है। जहाँ ऊपर की सेल मंडल दबाव डालते हैं उसके आपस में घर्षण उन्हें परस्पर बांधे रहता है। फिर भी अलग होने की प्रवृत्ति के कारण एक समय का घर्षण का प्रभाव कम हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप क्या होता है, शैलखंड विकृत होकर अचानक एक दूसरे के विपरीत दिशा में सरक जाते हैं और परिणाम स्वरूप ऊर्जा निकलती है। और ऊर्जा तरंगें सभी दिशाओं में गतिमान होती है। वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है वो क्या होता है, भूकंप का उद्गम केंद्र कहलाता है। इसे अब केंद्र भी कहा जाता है। तो दोस्तों देखिए जहाँ से भूकंप उत्पन्न होती है ना, वो उसको भूकंपीय केंद्र उसको कहा जाता है, उद्गम केंद्र या अब केंद्र भी उसको कहा जाता है। ये ऊर्जा तरंगें अलग दिशाओं में चलती है, पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है। भूतल का वह बिंदु जिससे जैसे देखिए ये यहाँ से निकलेगा तो इधर भी सारा समान मात्रा में पहुंचेगा, लेकिन सबसे जल्दी यहाँ पे समीपन ऊपर पहुंचता है। ठीक है ना, तो इसको दोस्तों कहते हैं अधिकेंद्र। ठीक है ना, तो अधिकेंद्र पर सबसे पहले ये तरंगें महसूस किया जाता है और अधिकेंद्र दोस्तों उद्गम केंद्र से ठीक 90 डिग्री ऊपर होता है। अब बोल रहा है भूकंपीय तरंगे हैं क्या। सभी प्राकृतिक भूकंपीय तरंगे बोल रहा है सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल में ही आते हैं। तो स्थल मंडल के अलावा कहीं नहीं आएगा, और स्थल मंडल में ही जो है भूकंप आते हैं। और इस अध्याय में आगे आप
विभिन्न परतों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो जैसे देखिए पिछले अध्याय में हम लोग पढ़े थे ना पृथ्वी की पृथ्वी की क्या है विभिन्न मतलब परत है, जैसे कि ऊपरपट्टी हो गया, मेंटल हो गया, फिर क्रोड हो गया। तो ये सारी परत हैं। ऊपरी क्रोड होता है, क्रोड को भी 2 भाग में बाँटा है, भूपरपट्टी भी 2 भाग में है, मेंटल भी 2 भाग में है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि ये भूतरंगीय है जो स्थल मंडल में ही आता है और किसी परत में नहीं आता है। लेकिन पृथ्वी की कई सारी परतें हैं, ठीक है। अब ये इतना समझ लेना पर्याप्त है कि भूमंडल जो है पृथ्वी के धरातल से कितना किलोमीटर तक है, 200 किलोमीटर की गहराई तक का भाग को भू मतलब स्थल मंडल कह सकते हैं। भूकंप मापी यंत्र जो है दोस्तों, भूकंप जो मापता है, तो भूकंप मापी यंत्र जिसको सिस्मोग्राफी कहा जाता है, सिस्मोग्राफी, तो वह सतह पर पहुंचने वाले भूतरंगियों को अभिलेखित करता है। चित्र 3.1 में देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भूकंप लिखिए, ठीक है। तो 3.1 में यहाँ पे चित्र एक देखने के लिए बोल रहा है, यही चित्र को बोल रहा है। बोल रहा है कि वहाँ पे देखिए 3.1 में भूकंपीय तरंगों का भी लेखीय चक्र दिखाता है। यह वक्र 3 अलग बनावट वाली तरंगों को प्रदर्शित करता है। तो 3 तरंग प्रदर्शित कर रहा है ना, एस पी और एक क्या होता है वो धरातलीय तरंग, ठीक है। तो 3 तरह की जो है प्रदर्शित कर रहा है, पीएल और एल कहा जाता है उसको, ठीक है। तो इस तरह के 3 जो है वहाँ पे वक्र बनावट दिखाई दे रहा है, तरंग को प्रदर्शित कर रहा है। बुनियादी तौर पर भूकंपीय तरंग 2 प्रकार की होती है। कौन कौन? भूगर्भिक तरंग और धरातलीय तरंग। अब क्या होता है धरातलीय तरंग और भूगर्भिक तरंग, देखिए यहाँ पे क्या होता है। तो देखिए भूगर्भिक तरंग जो होती है उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती है और पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर के सभी दिशाओं में आगे बढ़ती है, इसलिए उन्हें भूकंपीय तरंगे कहा जाता है। इसको भूकंपीय तरंग क्यों कहा गया दोस्तों, भूगर्भिक तरंग क्यों कहा गया? तो भूगर्भिक तरंग जो होती है उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती है, ठीक है। तो ऊर्जा जैसे मुक्त होती है उसके दौरान ही ये तरंगें पैदा होती है और पृथ्वी के अंदरूनी मतलब अंदर की भाग से होकर के सभी दिशा में आगे बढ़ती रहती है, ठीक है। तो इसको भूगर्भिक तरंग कहते हैं। भूगर्भिक तरंग एवं धरातलीय शैलों के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण कई नई तरंगें उत्पन्न होती है, जिस धरातलीय तरंग कहते हैं। तो देखिए धरातलीय में एक सेल होता है, धरातलीय सेल और भूगर्भिक जो तरंग होता है उसमें जो अन्योन्य क्रिया होता है उसके कारण जो तरंग उत्पन्न होता है उसी को दोस्तों धरातलीय तरंग कहा जाता है। ये तरंग क्या होता है, धरातल के साथ साथ चलता है। तरंगों का वेग अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने से परिवर्तित हो जाता है। अधिक घनत्व वाले पदार्थ में तरंगों का वेग अधिक होता है और पदार्थों के घनत्व में भिन्नता होने के कारण क्या होता है, परावर्तन और अपवर्तन भी होता है। तो देखिए फिजिक्स भी यहाँ जोड़ रहा है दोस्तों। भूगोल पढ़िएगा ना तो बहुत चीज़, जैसे देखिए केमिस्ट्री भी आ जाता है भूगोल में। पिछली बार जब बिग बैंड आप पढ़े हैं, बिग बैंड थ्योरी, तो देखिएगा उसमें केमिस्ट्री आया होगा। उसके कारण ही, बिग बैंड थ्योरी के कारण ही दोस्तों हमारे परमाणु का निर्माण हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है कि अधिक द्राम में क्या हो जाता है, वेग अधिक घनत्व है तो पदार्थ का वेग भी अधिक होगा और पदार्थ के जो घनत्व में भिन्नता होता है ना, उसी के कारण परिवर्तन और अपवर्तन भी होता है। तो यहाँ पे दोस्तों फिजिक्स आ गया। तो देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। अगर इंटरेस्ट लेके पढ़िएगा ना तो बहुत अच्छा लगेगा ज्योग्राफी पढ़ने में। सारी चीज़ों को बतलाता है, हमारे पूरे जीवन को ये दैनिक जीवन में बहुत काम आने वाला है ये सब्जेक्ट। इस चीज़ को सिर्फ सब्जेक्ट के रूप में नहीं इसे पढ़िए, इसको अपने दैनिक जीवन में उपयोग करने के आधार से भी पढ़ा जा सकता है, ठीक है। बोल रहा है भूगर्भिक तरंग अब 2 प्रकार के होगा, एक पी तरंग और एक एस तरंग, ठीक है। तो एस तरंग और पी तरंग, ठीक। पी तरंग जो है तीव्र गति से चलने वाली तरंग है और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है। दोस्तों देखिए पी तरंग जो है सबसे तेज गति से चलती है और सबसे पहले धरातल पर यही तरंगे पहुंचती है, पी तरंगे। और इसी कारण दोस्तों इसको प्राथमिक तरंगे कहती है, ठीक है। प्राथमिक तरंगे, प्राथमिक मतलब प्राइमरी मतलब पी तरंग, ठीक है, याद रहेगा। जबकि ये प्राथमिक तरंगे हैं, इसका मतलब है कि पृथ्वी पर ये सबसे पहले पहुंचेगा, प्रथम बार पहुंचेगा, ठीक है। प्रथम में ही पहुंचेगा तो प्राथमिक तरंगे इसको कहा जाता है। पी तरंग ध्वनि तरंग जैसी होती है। क्या होता है, पी तरंग जो है ध्वनि तरंग के जैसा होता है, जैसे गैस हो गया, तरल हो गया, ठोस, तीनों प्रकार के पदार्थ से होकर के गुजर सकती है, ठीक है। और वही दोस्तों बोल रहा है एस तरंग की अगर बात करें तो एस तरंगे पर कुछ समय अंतराल के बाद पहुँचती है, ठीक है। पी के बाद कुछ समय के बाद एस तरंग वहाँ पर पहुँचती है। इसको दोस्तों द्वितीय मतलब तरंग कहते हैं, यानी सेकेंडरी एस तरंग है, ठीक। इस तरंग की अगर बात करें तो एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि ये केवल ठोस पदार्थ में ही माध्यम कर सकती है। तो दोस्तों देखिए पी तरंगे क्या होती है, पी तरंगे
मतलब ध्वनि तरंगे की तरह होती है, वो सभी में कर सकती है, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो। लेकिन अगर इस तरंग की बात करें तो दोस्तों इस तरंग जो है सिर्फ ठोस पदार्थ के माध्यम में ही जो है गमन कर सकती है, जा सकती है। इस तरंग की एक और विशेषता है, क्या विशेषता है? इस तरंग की एक विशेषता है कि इस विशेषता ने वैज्ञानिकों को भूगर्भिक संरचना समझने में मदद की है। क्या की है? भूगर्भिक संरचना, अगर आंतरिक देखिए भूकंप को कहा न कि आंतरिक संरचना समझने में मदद करती है। तो यहीं पे दोस्तों देखिए इस तरंग ही जो है भूगर्भिक संरचना समझने में मदद की है वैज्ञानिकों। क्या हो रहा है? परावर्तन से तरंगे परिध्वनित होकर वापस लौट जाती है, जबकि अपवर्तन से तरंगे कई दिशाओं में चलती है। तो इससे देखिए यहाँ पे परावर्तन होगा तो वापस लौटेगा। परावर्तन आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में कि इधर से आया आपतन कोण, फिर यहाँ पे अभिलंब है, यहाँ पे अभिलंब है, इससे आया और फिर इधर से परावर्तन हो गया, परावर्तन प्रकाश है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों जिधर से आया उधर से ही लौट गया, तो वो हो गया। ये होता है क्या? परावर्तन। और अपवर्तन में तो नहीं लौटता है ना, अपवर्तन में यहाँ से आया और इधर कुछ मुड़ करके चला गया, या फिर ऐसे मुड़ा, या फिर ऐसे मुड़ा, या फिर इस तरह से मुड़ा, या इस तरह से, बीच में विलंब होता है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे कई दिशाओं में फैल जाती है अपवर्तन के कारण। बोल रहा है भूकंप लिपि पर बने आरेख से तरंगों की दिशा भिन्नता का अनुमान जो है लगाया जाता है। धरातलीय तरंगें भूलेखी पर अंत में अभिलेखित होती है। ये तरंगें ज़्यादा विनाशकारी होती है और इनसे शैल विस्थापित होती है, इमारतें गिर सकती है। धरातलीय तरंगें बहुत दोस्तों खतरनाक होता है भूगर्भिक तरंगे, ठीक है। दोस्तों बोल रहा है भूकंपीय तरंगों का संचरण क्या है? बोल रहा है भिन्न भिन्न प्रकार के भूकंपीय तरंगों से संचरित होने की प्रणाली भिन्नता होती है। जैसे ही वे संचरित होती है तो सेलों में कंपन होता है, कंपन पैदा हो जाता है। पी तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समानांतर ही होती है। यह संचरण गति की दिशा में ही पदार्थ पर दबाव डालती है। इसके दबाव के फलस्वरूप पदार्थ के घनत्व में भिन्नता आती है। क्या होती है? जब दबाव पड़ेगा तो पदार्थ के घनत्व में भिन्नता आएगा और सेल में क्या तो संकुचन होगा या तो फिर फैलाव होगा। और अन्य 3 प्रकार की तरंगें संचरण गति को समकोण दिशा में कंपन करती है। जैसे इस तरंगे ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन पैदा करती है। अतः ये जिस पदार्थ से गुजरती है उसमें उभार और गर्त बनाती है। क्या बनाती है? उभार और गर्त बनाती है। दोस्तों देखिए उभार और गर्त बनाएगा तो इस तरह से यहाँ पे तरंगे चलेगा, ठीक है। तो देखिए ये सारा जो तरंग फिजिक्स में भी हम लोगों को पढ़ना है, गर्त और उभार, इस सारे चीज़ फिजिक्स का मतलब क्षेत्र है भी है, ठीक। इसका भी समझने में मदद करता है। बोल रहा गर्त का निर्माण करेगा, उभार का निर्माण करेगा। धरातलीय तरंग सबसे अधिक विनाशकारी समझी जाती है, तो सबसे अधिक विनाशकारी जो है धरातलीय तरंगे ही होती है। अब दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कि छाया क्षेत्र का उद्भव कैसे होता है। तो भूकंपीय लेख पर दूरदर्श स्थानों से आने वाली भूकंपीय तरंगें अभिलेखित होती है। यद्यपि कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ कोई भी भूकंपीय तरंगे अभिलेखित नहीं होती है और ऐसे क्षेत्र को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। दोस्तों देखिए जहाँ पे कोई भी तरंग नहीं अभिलेखित होगी, वहाँ पे कोई भी तरंग नहीं जा सकता, उसको भूकंपीय छाया, मतलब छाया है वहाँ पे नहीं जा सकता है, ठीक है। तो उसको छाया क्षेत्र कहते हैं, भूकंपीय छाया क्षेत्र। विभिन्न भूकंपीय घटनाओं का अध्ययन से पता चलता है कि एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होती है। अगर 3.2 में इस फिगर की बात कर रहे हैं, अभी हम देखेंगे इस फिगर को। इस फिगर में ए और बी में पी और एस तरंगों को छाया क्षेत्र प्रदर्शित किया गया है। तो इस चित्र में दोस्तों छाया क्षेत्र को प्रदर्शित किया गया है। यह देखा जाता है कि भूकंप अभिकेंद्र पर 105 डिग्री के भीतर किसी भी दूरी पर पी व एस दोनों ही तरंगों का अभिलेखन करते हैं। भूकंप लेखी अधिकेंद्र से 150 डिग्री से परे केवल पी तरंगों के पहुंचने की दर्ज करते हैं और इस तरंगों को अभिलेखित नहीं करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे कहने का इसका मतलब है क्या है, छाया क्षेत्र को दिखाया गया है और यहाँ पे समझाने का, चित्र में जो वर्णन किया है यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा है। बोल रहा है कि यह देखा जाता है कि भूकंप अभिकेंद्र पर 105 के भीतर किसी भी दूरी पर पी व एस दोनों ही तरंगों का अभिलेखन करते हैं। तो भूकंप लेखी अधिकेंद्र में 145 डिग्री से परे केवल जो है 105 डिग्री पर दोनों का हो रहा है, तो 145 से परे केवल पी तरंग पहुंचने की दर्ज करते हैं और ये तरंगों को अभिलिखित नहीं कर पाते। अतः वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप अधिक केंद्र में 105 और 145 के बीच का क्षेत्र जो है, जहाँ कोई भी तरंग अभिलिखित नहीं हो रही है, दोनों प्रकार के तरंगों के लिए क्या है, छाया क्षेत्र है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम देखिए कह रहे हैं ये पी छाया क्षेत्र है, ई भी पी छाया क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ से 105 है तो यहाँ से इस तरंगे गुजर रही है और यहाँ से भी दोस्तों देखिए यहाँ से गुजर रही है।
ठीक है। और इस तरह से इधर से भी आ रही है, ठीक। यहाँ से पी तरंगों प्राप्त की जा सकती है, यहाँ से भी पी तरंगे प्राप्त की जा सकती है, इधर से इस तरंगे, इधर से भी इस तरंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों देखिए नहीं बन रहा है तरंगे, यहाँ पे नहीं गुजर रहा है, तो इसको पी छाया छिद्र कह सकते हैं। अब देखिए इस छाया छिद्र की बात करते हैं, तो दोस्तों देखिए इस छाया छिद्र यहाँ से क्या कर रहा है, पी तरंगे इधर आ रही है, 105 है, इधर भी आ रही है और इधर भी आ रही है, लेकिन बीच में एक रोड है, बीच में रोड तुरंत नहीं यहाँ पे पार होगा इस तरंगे, ठीक है। क्योंकि इस तरंगे सिर्फ ठोस में ही गमन करता है, पहले ही बोल दिया, और क्रोड तो हमारा तत्व है तरल अवस्था में, तभी ना मैग्मा के रूप में तरल अवस्था निकलता है, तो ऐसे तो गमन करेगा नहीं, यही रोक लेगा इसको, तो इधर दोस्तों नहीं आ पाएगा इसका अति जो तरंग है, तो इसको दोस्तों जो है छायातर कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से इसका फिगर जो है दिया गया है और इसी बात को यहाँ पे समझाने का प्रयत्न किया गया है। अब आ जाते हैं भूकंप के प्रकार में, ठीक है। तो देखिए यहाँ उसी बात को समझाने का प्रयास कर रहा है, छोड़िए उसको, अब आते हैं भूकंप के प्रकार में। बोल रहा है समानता विवर्तनिकी भूकंप ही अधिक आते हैं, ठीक है। ये भूकंप भ्रंश तल के किनारे चट्टानों के सरक जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। एक विशिष्ट वर्ग के वर्तनिकी भूकंप को ही ज्वालामुखीय भूकंप भी समझा जाता है। ये भूकंप अधिकांशतः सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र तक ही सीमित रहते हैं। तीसरा बात करें तो खनन क्षेत्रों में कभी कभी अत्यधिक खनन कार्य से भूकंप भूमिगत खननों की छत ढल जाती है, जिससे भी हल्के झटके महसूस किए जाते हैं और इसे नियात भूकंप कहा जाता है। तो याद रखिएगा कितना तरह का भूकंप हो गया। एक दोस्तों समान विवर्तनिक के कारण आ रहा है भूकंप, इसको क्या हो रहा है, भूकंप भ्रंश तल के किनारा सरक जा रहा है इसके कारण, ठीक है। और एक दोस्तों ज्वालामुखी जन भूकंप है, जो विवर्तनिक भूकंप से ही ज्वालामुखी जन मतलब जो भूकंप है वो सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र में पाया जाता है। और एक दोस्तों अगर खनन कर रहे हो और कुछ उसमें खनन की छत ढल जाती है, तो इससे जो झटका महसूस किया जाता है उसको नियात भूकंप कहते हैं। और कभी कभी क्या होता है, परमाणु व रासायनिक विस्फोट से भी भूमि में कंपन होती रहती है, तो इस तरह के झटके जब विस्फोट भूकंप इसको कहते हैं। कभी कभी दोस्तों परमाणु और रासायनिक विस्फोट के कारण अगर भूकंप उत्पन्न होता है तो उसको विस्फोट भूकंप कहते हैं। जो भूकंप केवल बांध वाले क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं उसे बांध जनित भूकंप भी कहा जाता है। तो इस तरह से दोस्तों देखिए यहाँ पे भूकंप का प्रकार दिया। अब भूकंप की माप के बारे में दे रहा है कि भूकंप को मापेंगे हम लोग कैसे, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे दोस्तों, थोड़ा सा और पढ़ा देते हैं, 5 पढ़ा ही देते हैं, क्योंकि 10 है तो 5 अगले में है, मतलब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आप लोग समझ नहीं पाइएगा और वीडियो भी ठीक से देख नहीं पाइएगा। तो देखिए भूकंपीय घटनाओं को मापन भूकंपीय तीव्रता के आधार पर अथवा आघात की तीव्रता के आधार पर किया जाता है। भूकंपीय तीव्रता का मापनी रिएक्टर स्केल के नाम से जानी जाती है। दोस्तों रिएक्टर स्केल के द्वारा ही भूकंप की तीव्रता मापी जाती है कि उसकी तीव्रता कितनी है। भूकंपीय तीव्रता भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त होने से संबंधित है। इस मापने के अनुसार भूकंप की तीव्रता 0 से 10 तक होती है। भूकंप की तीव्रता कितनी हो सकती है, 0 से 10 तक हो सकती है। आघात की तीव्रता या गहनता का इटली में भूकंप वैज्ञानिक मर्कैली, इटली के एक भूकंप वैज्ञानिक है, उसका नाम है मर्कैली। तो उनके मर्कैली के नाम पर क्या होता है, जाना जाता है। यह झटका में हुई प्रत्यक्ष हानि द्वारा निर्धारित की जाती है। इसकी गहराई दोस्तों 1 से 12 तक होती है। अब भूकंप से प्रभाव क्या क्या पड़ता है, देखिए भूकंप क्या है, प्राकृतिक आपदा है। तो दोस्तों भूकंप को पता नहीं चलता, ये आपदा है, आकस्मिक घटना है, प्राकृतिक है, अप्राकृतिक तो है नहीं, प्राकृतिक है, मानव जनित भी नहीं है। बोल रहा है भूकंप या आपदा से होने वाले प्रकोप क्या होता है, भूमि का हिलना, ये तो सामान्य चीज़ है, भूमि का हिल जाता है, धरातलीय विसंगति हो जाता है, भूस्खलन होगा, मृदा दबरण होगा और धरातल में एक तरफ झुक जाएगा, हिमस्खलन होगा, धरती विस्थापित हो जाएगा, बांध तटबंध भी टूट सकता है। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे आग भी लग सकता है, इमारत को टूटना और ढांचों के क्या हो जाएगा, ध्वस्त हो सकता है, वस्तु को गिरना और सुनामी भी इसी कारण आता है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों देखिए कुछ चित्र दिया है, ज्वारीय लहरों द्वारा हुई तबाही का एक दृश्य है मैरीना तट पर, जो भारत में ही है, और ज्वारीय लहरों द्वारा तट पर स्थित आवासीय क्षेत्र का जो विध्वंस है उसका बारे में दे रहा है। फिर यहाँ पे दोस्तों देखिए ज्वारीय तरंगों से हुए विनाश का एक दृश्य, थाईलैंड में जो विनाश हुआ उसके कारण दे रहा है। और यहाँ पे दोस्तों इंडोनेशिया में एक विनाश जो हुआ ज्वारीय तरंग से, उसके बारे में दे रहा है, ठीक है। तो ये तरंगों से बहुत सारी नुकसान भी होता है। दोस्तों देखिए यहाँ पे ये जो फिगर दे रहा है भूकंप द्वारा हुए नुकसान का एक दृश्य है, जो उरी के है, स्थित ये कहाँ में है, भारत में ही है, अमन सेतु के पास, ठीक है। अब आइए अगले चैप्टर में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं।
इतना, ठीक है। भूकंप की आवृत्ति के बारे में हम लोग कल जानेंगे, इतना पढ़ते हैं। उपयोग सूचीबद्ध प्रभावों में से सब पहले 6 का प्रभाव स्थल रूप पर देखा जा सकता है, जबकि अन्य को उस क्षेत्र में होने वाले जन-धन की हानि से समझा जा सकता है। सुनामी का प्रभाव तभी पड़ेगा जब भूकंप का अधिकांश समुद्री जल स्तर पर हो और भूकंप की तीव्रता बहुत अधिक हो। दोस्तों देखिए, सुनामी कब आता है? सुनामी तब आता है जब उसका भूकंप किसी में हो, समुद्र में भूकंप हो, ठीक है। और उसका भूकंप की तीव्रता बहुत अधिक हो, बहुत तेज़ी से भूकंप अगर समुद्र में आता है तो वो सुनामी है, ठीक है। उस भूकंप को ही सुनामी नाम दे दिया जाता है। सुनामी अपने आप में भूकंप नहीं है, ये वास्तव में क्या है? लहर है, जो भूकंपीय तरंगों से उत्पन्न होती है, ठीक है। सुनामी दोस्तों एक प्रकार से लहर है जो भूकंपीय तरंग से ही उत्पन्न होती है, ठीक है। बोला भूकंपीय तरंग से उत्पन्न, यद्यपि मूल रूप से कंपन की क्रिया कुछ सेकंड ही रहती है, फिर भी यदि भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5 से अधिक अगर हो जाती है तो इससे परिणाम अधिक विनाशकारी हो सकता है। दोस्तों रिक्टर पैमाने पर अगर 5 होगा या 5 से अधिक होगा तो उसका बहुत हानिकारक भूकंप वहाँ पे होता है। अब जो देखिए पृथ्वी की आकृति के बारे में पढ़ते हैं, आवृत्ति के बारे में, तो इसके बारे में दोस्तों हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। पृथ्वी की आवृत्ति पढ़ना है, उसके बाद दोस्तों संरचना में आ जाना है, भूपर्पट्टी, मेंटल, क्रोड, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों को जानकारियाँ प्राप्त करनी, फिर ज्वालामुखी के बारे में पढ़ना है। तो इस तरह से आज काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा दोस्तों अगर हम पूरा पढ़ा दिए तो इसलिए चाहते हैं कि आप लोग भूकंप की आवृत्ति से कल इस वीडियो को पढ़ें और आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो आप लोग बस ध्यान से, बस मस्ती से पढ़ते रहिए, ठीक है। नहीं दोस्तों टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है, सब कुछ होगा। आज नहीं तो कल होगा, अंधेर है अंधेर नहीं है, सुने हैं ना नाम, तो इसलिए आराम से पढ़ते रहिए, ठीक है। आज बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो के साथ, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।